हेलो बच्चों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। और हम लोग जो बात कर रहे थे सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में मैंने आपको अभी तक ये बता दिया कि एक तो हमारा क्रिस्टल है, हम उसकी अंदरूनी स्ट्रक्चर की स्टडी करना चाहते हैं, तो हमने उस पर एक्सरे भेजी। एक्सरे जब क्रिस्टल के अंदर से गुजर रही है तो एक्सरे एक पैटर्न बनाती है, बाहर एक्सरे निकलती है। तो एक्सरे जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो अलग अलग हिस्सों से जब वो क्रिस्टल गुजरती है तो उसमें फेज डिफरेंस हो जाते हैं। उन फेज डिफरेंस के हिसाब से फिर उसमें कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है। इन कंडीशन को हम ब्रैग लॉ से एक्सप्लेन करते हैं। और फिर वो जो बाहर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है वो फोटोग्राफिक प्लेट पर गिरती है। फोटोग्राफिक प्लेट पर गिरने के बाद उसमें बहुत सारे स्पॉट बनाती है और हमारे पास एक डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल जाता है। फिर हमने सोचा कि आखिर डिफ्रैक्शन पैटर्न क्रिस्टल के अंदर की जानकारी हमें कैसे देगा। क्रिस्टल तो 3 डायमेंशन है, ग्राफ हमारा 2 डायमेंशन है। तो यहाँ पर हमारी हेल्प करती है फूरिये एनालिसिस। फूरिये एनालिसिस कहती है कि ये जो आप देख रहे हो फोटोग्राफिक प्लेट पर, ये एक्चुअल में क्रिस्टल का सीधे तौर पर ये उसका प्रेजेंटेशन नहीं है, ये उसकी रेसिप्रोकल लैटिस है। मतलब जो आप क्रिस्टल के लैटिस है वो डायरेक्ट लैटिस है, लेकिन जो फोटोग्राफिक प्लेट पर जो स्पॉट दिख रहे हैं ये उसके रेसिप्रोकल लैटिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सवाल आया रेसिप्रोकल लैटिस क्या है? कुछ नहीं है, फूरिये स्पेस है। आपके पास अगर डायरेक्ट लैटिस यानी क्रिस्टल को अगर आप एक फंक्शन माने तो जो भी कुछ उस फोटोग्राफिक प्लेट पर दिख रहा था वो उसका फूरिये ट्रांसफॉर्म था, जो फूरिये स्पेस में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल किस्म की बात यहाँ पर चलने लगी। फिर हमने कुछ टूल डेवलप किए। हमने फूरिये स्पेस में वेक्टर्स जो होते हैं या रेसिप्रोकल स्पेस में जो वेक्टर होते हैं उनको A स्टार B स्टार C स्टार के रूप में डिफाइन किया। डायरेक्ट लैटिस के वेक्टर को ABC के रूप में डिफाइन किया। A स्टार और ABC के बीच में, B स्टार ABC के बीच में, C स्टार ABC के बीच में हमने एक रिलेशन खोजा। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन था। हमने दिखाया कि जैसे डायरेक्ट लैटिस में हम वेक्टर T डिफाइन करते हैं, ट्रांसलेशनल वेक्टर, वैसे ही रेसिप्रोकल स्पेस में हम एक वेक्टर G डिफाइन कर सकते हैं। G इज फॉर रेसिप्रोकल स्पेस का वेक्टर है। फिर हमने ये आपको दिखाया कि अगर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसको अगर हम रेसिप्रोकल स्पेस में ले जाएं तो वो सिंपल क्यूबिक ही रहेगा, उसका मैथमेटिकल स्ट्रक्चर सिंपल क्यूबिक रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास डायरेक्ट लैटिस में FCC स्ट्रक्चर है, उसको हम रेसिप्रोकल में देखें यानी उसका फूरिये स्पेस में देखें तो हमें BCC दिखाई पड़ेगा। अगर डायरेक्ट में BCC है तो हमें फूरिये स्पेस में FCC दिखाई पड़ेगा। ये सब चीजें हम लोगों ने समझ ली थी। अभी भी अगर हम डिफ्रैक्शन कंडीशन की बात करें तो डिफ्रैक्शन कंडीशन के नाम पर हमारे पास यही कंडीशन है, 2D sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। एक चीज खास बात देखें, डायरेक्ट स्पेस में हम कहते हैं कि हमारी जो एक्सरे है वो एक लैम्डा वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन अगर हम फूरिये स्पेस में या रेसिप्रोकल स्पेस में जाएंगे तो हम कहेंगे कि हमारी एक्सरे एक रे है, एक्सरे है, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 2 पाई बाई लैम्डा यानी कि वेव नंबर k से। चूंकि रेसिप्रोकल स्पेस में हर चीज 1 बाई से रेसिप्रोकल से रिप्रेजेंट की जाती है, तो लैम्डा का रेसिप्रोकल 2 पाई बाई लैम्डा। 2 पाई यहाँ पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए दिया जा रहा है। तो रेसिप्रोकल स्पेस में अगर हम जाएंगे तो हम लैम्डा की बजाय k का यूज करेंगे। साथ ही साथ यहाँ हमने देखा एटॉमिक प्लेन है, जैसे एक एटॉमिक प्लेन ये है, दूसरा एटॉमिक प्लेन ये है, तीसरा एटॉमिक प्लेन इस तरह से है। तो इन प्लेनों के बीच की दूरी अगर d है तो यहाँ हमने d का इस्तेमाल किया। लेकिन रेसिप्रोकल स्पेस में हम इसको 2 पाई बाई d से रिप्रेजेंट करेंगे और उस स्थिति में हम क्या करेंगे, हम एक वेक्टर को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, रेसिप्रोकल स्पेस का वेक्टर। तो ये जो जानकारी, ये जो फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट स्पेस का फॉर्मूला है, जहां डायरेक्ट क्रिस्टल के बीच के प्लेनों, क्रिस्टल के अंदर प्लेनों के बीच की दूरी d है। यहाँ पर लैम्डा जो एक्सरे भेज रहे हो सीधे क्रिस्टल के ऊपर, उसकी वेवलेंथ है। अगर हम इसी फॉर्मूले को कन्वर्ट करना चाहे रेसिप्रोकल स्पेस में तो वो कैसे होगा, उसका मैथमेटिकल स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये हमें समझना है। तो हमें समझना है कि डिफ्रैक्शन कंडीशन इन द रेसिप्रोकल स्पेस। तो आज का टॉपिक हमारा यही है कि डिफ्रैक्शन कंडीशन इन रेसिप्रोकल स्पेस। ओहो, चले हेडिंग लिखें, डिफ्रैक्शन कंडीशन इन रेसिप्रोकल स्पेस। डिफ्रैक्शन condition in reciprocal
रेसिप्रोकल स्पेस। रेसिप्रोकल स्पेस में डिफ्रैक्शन कंडीशन कैसे लिखी जाएगी, चले इसको लिख लें। जैसे मान लें, सबसे पहले हम माने कि मान लें हमारे पास एक क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल कोई वॉल्यूम है, हमने इस तरह से कुछ बना दिया और क्रिस्टल के अंदर एक कोई हिस्सा है डीवी ले लेते हैं, ये हम हिस्सा ले लेते हैं डीवी, कुछ इस तरह का ले लें और इस डीवी के हिस्से में वॉल्यूम एलिमेंट है और हम माने कि यहाँ कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, सपोज यहाँ हमारा एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, हम यहाँ से देख रहे हैं, तो ये जो दूरी है ये हमने लिख लिया r है। ओके, और अब हम इस तरह से इसके ऊपर एक्सरे भेज रहे हैं, एक्सरे भेजे तो उसका वेव वेक्टर k है, यहाँ से एक्सरे इस पर्टिकुलर हिस्से से स्कैटर्ड हो गई तो उसका जो वेव वेक्टर था वो k डैश हो गया। ऐसे ही अपने रेफरेंस पॉइंट के लिए भी मान लें, जस्ट कंप्लीशन के लिए, तो हमने इस तरह से भेजी है वेव और इस तरह से ये स्कैटर्ड हो रही हैं, तो इंसिडेंट है, तो जो इंसिडेंट है इसको हम कैसे लिखेंगे, ए के डॉट आर, ये हमारी इंसिडेंट वेव है और ये हमारी स्कैटर्ड वेव है, ये हमारी स्कैटर्ड वेव है, तो इसके लिखेंगे ई आई की पावर के डैश डॉट आर। इस तरह से हमारे पास फेज के साथ अगर हम लिखना चाहें तो फेज वाला पार्ट भी हमने एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिख दिया। तो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है हमारे पास, कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर जिसमें हमने छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट डी भी मान लिया और देखा कि उसके ऊपर इंसिडेंट वेव इंसिडेंट हो रही है वेव और फिर वो वेव स्कैटर्ड हो रही है। ओके, अब इसी डायग्राम को आधार बना के हमें अपनी मैथमेटिक्स को परफॉर्म करना है। लिखें इसके बारे में, इन फूरियर स्पेस या रेसिप्रोकल स्पेस, दोनों ही लिख लेना, इन फूरियर स्पेस और रेसिप्रोकल स्पेस द वेव नंबर k is always considered. The wave number k is always considered. Suppose, full stop, suppose in a crystal, X-ray is incident, suppose in a crystal X-ray is incident with wave vector k. X-ray is incident with wave vector k. ब्रैकेट में लिख दो e की पावर i k डॉट r, इंसिडेंट विथ वेव वेक्टर k, ब्रैकेट में लिख दो e टू द पावर i k डॉट r, इंसिडेंट वेव है। बाई वॉल्यूम dv, बाई वॉल्यूम एलिमेंट dv, द स्कैटर्ड वेव बाई वॉल्यूम एलिमेंट dv, the scattered wave has wave vector k dash, ब्रैकेट में लिख दो e टू द पावर i k डैश डॉट r, e टू द पावर i k डैश डॉट r। Full stop. According to given figure, the difference in phase factor, between incident wave and scattered wave is the difference in phase factor between इंसिडेंट वेव एंड स्कैटर्ड वेव इज, देखो दोनों के फेज का अंतर कैसे निकालोगे, e की पावर i k माइनस k डैश डॉट r। ये इंसिडेंट फेज था, ये स्कैटर्ड फेज था, दोनों इस स्कैटरिंग प्रोसेस की वजह से फेज में कितना अंतर आया, इसका डिफरेंस आप ले लो, आपको पता चल जाएगा।
ठीक है, इस डायग्राम को थोड़ा सा हम और एक्सटेंड करेंगे, इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड करेंगे, आगे हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं। आप ऐसा करना, जो आपने ये बनाया है वे वेक्टर है ना, तो इसको आगे थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट कर दो, इसी लाइन को आगे बढ़ा दो, ठीक है। ये जैसे ये k है तो ये भी दिशा k ही दिखाएगा। और अब आप देखो यहाँ पर आप एक ऐसा कुछ पा रहे हो कि एक वेक्टर k डैश है, एक वेक्टर k है, और हम यहाँ से इस पॉइंट से एक सीधा नॉर्मल ड्रॉ कर दें इस तरह से, तो ये क्या दिखाएगा, डेल्टा k। ये वही है ना वेक्टर a वेक्टर b वाला, तो वेक्टर a वेक्टर b से आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी दिशा एक है, तो यानी ये जो डेल्टा k होगा वो इनका डिफरेंस दिखाएगा, ये इनका डिफरेंस दिखाएगा। तो ऐसे इसी डायग्राम में इसी समय बना लो, ओके। तो हमने क्या दिखाया, फेज फैक्टर जो है वो k माइनस k डैश डॉट r हो जाएगा। आगे लिखो, द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्कैटर्ड वेव, अगले पैराग्राफ से लिखोगे, द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्कैटर्ड वेव, द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्कैटर्ड वेव फ्रॉम वॉल्यूम एलिमेंट dv, तो फेज की बात होगी, एम्पलीट्यूड की बात करें, द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्कैटर्ड वेव फ्रॉम वॉल्यूम एलिमेंट dv in the crystal sample is proportional to local electron concentration, is proportional to local electron concentration nr, local electron concentration nr, full stop. In this way we may define a quantity, in this way we may define a quantity called scattering amplitude, define a quantity called scattering amplitude that depends upon the electron concentration, that depends upon the electron concentration and the phase term, अब हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि स्कैटरिंग कितनी होगी, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कितने स्कैटरिंग सेंटर है, यानी कितने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बसे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन की घनत्व कैसा है। अब आप खुद सोच सकते हो, मैंने आपको क्या बताया, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जो होता है उसमें खोखलापन ज्यादा होता है, उसका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर 52% है, तो यानी वहाँ एटम पूरे वॉल्यूम का 52% एटम, बाकी खाली जगह है। अब एटम है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। बीसीसी में क्या होता है, यही जो घनापन है एपीएफ जो है वो 68% होता है, तो यानी वहाँ ज्यादा एटम यूनिट सेल में भरे हुए हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन। एफसीसी में यही चीज 74% होती है, यानी वहाँ इलेक्ट्रॉन सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर क्यूबिक से भी ज्यादा वहाँ भरे पड़े हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन और ज्यादा होगा। और जाहिर सी बात है जिस हिस्से में ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन होगा, जाने वाली वेव को वो इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा बिखेरेंगे। जहाँ खालीपन ज्यादा है वहां पर जब एक्सरे जाएगी तो बहुत सारी एक्सरे उन खाली हिस्सों से गुजर जाएगी, उसमें स्कैटरिंग होगी ही नहीं। लेकिन जहाँ ज्यादा घनापन है इलेक्ट्रॉनों का, वहां एक्सरे जाएगी तो उसकी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों से स्कैटर्ड होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होंगे। तो कुल मिला के स्कैटरिंग कितनी हो रही है इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है चार्जों का, इलेक्ट्रॉनों का हम कह रहे हैं, और साथ ही साथ जब स्कैटरिंग हो रही है तो फेज में कितना चेंज हो रहा है, यानी के और के डैश में कितना बदलाव हो रहा है, डायरेक्शन कहीं चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखो ऐसे के गई फिर के डैश ऐसा हो गया, तो आप देख रहे हो के और के डैश में एक अंतर दिख रहा है। तो हो सकता है के और के मैग्नीट्यूड में अंतर ना आए, लेकिन डायरेक्शन में तो अंतर आएगी। स्कैटरिंग मतलब क्या है, जा रही एक्सरे ऐसे घूम गई, जा रही है ऐसे घूम गई।
तो चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात है, तो हम कम से कम डायरेक्शन का तो चेंज होता हुआ देख ही रहे हैं, और डायरेक्शन का जो चेंज है उसी वजह से हमने डेल्टा के भी डिफाइन किया। तो अब हम यहाँ पर एक स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड डिफाइन कर रहे हैं एफ। अब ये स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड किसके प्रोपोर्शनल होगा? पहली बात तो प्रोपोर्शनल होगा ये कि कितना इसमें चेंज हो रहा है ये, और साथ ही साथ यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेशन है। तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन क्या है? आपने वॉल्यूम एलिमेंट लिया है dV, और यूनिट एरिया में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? Nr है, और पूरे का लेना चाहते हो तो आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे। तो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड किस पर डिपेंड कर रहा है? ये फेज वाले टर्म को भी दिखा रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है। वो लोकल इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। आपने अगर छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट माना dV ले लो, और पूरे वॉल्यूम को लेना चाहते हो dV को इंटीग्रेट कर दो ओवर होल वॉल्यूम। तो इस तरह से हम एक इक्वेशन यहाँ पर लिख पा रहे हैं, और ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को, कितना एम्पलीट्यूड यहाँ से स्कैटर्ड हो रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ चीजें डिफाइन करते हैं। अब आप देखो, ऑल्सो फ्रॉम फिगर आप एक चीज साफ साफ देख पा रहे हो। साफ साफ आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि यहाँ पर आपका जो k डैश वेक्टर k डैश है ये k प्लस डेल्टा k के बराबर है। अगर देखो ना यहाँ पर ये और ये इज इक्वल टू दिस k डैश, तो आपका जो k डैश है वो इसके बराबर है। इसका मतलब है कि आप लिख सकते हो k डैश माइनस k, अगेन वेक्टर k इज डेल्टा k। लेकिन हमने यहाँ पर देखा है इंसिडेंट और स्कैटर्ड का अंतर निकाला है, तो k माइनस k डैश है, और हमने डिफाइन किया है कि डेल्टा k जो है वो k डैश माइनस k है। तो और आप ये लिख सकते हो कि k माइनस k डैश अगर लिखोगे, इसको पलट दोगे तो कितना हो जाएगा? माइनस डेल्टा k। सिंपल सा, इसमें कोई लॉजिक उस तरह का नहीं है, आपने माइनस को कॉमन ले दिया। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा? सो इक्वेशन 1 बिकम्स 10 इक्वेशन 1 becomes f यानी स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड is nr e to the power माइनस i। ये कितना हो जाएगा? माइनस i क्यों हो गया? क्योंकि हम इसको डेल्टा k लिख रहे हैं, डेल्टा k डॉट r। समझ गए ना? माइनस क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ k माइनस k डैश है, और हमने अपनी ज्योमेट्री से देखा कि k माइनस k डैश माइनस डेल्टा k के बराबर होगा, तो आपने वो चीज यहाँ रख दी dv। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इक्वेशन है, इसका हम आगे इस्तेमाल करेंगे, अभी भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसको हम याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम आगे यूज करेंगे। ये हो गया हमारे पास। अब याद करो, आज से अभी से इस लेक्चर से 2 लेक्चर पहले हम लोगों ने जब पहली बार g डिफाइन किया था, यानी कि जब हम लोगों ने पहली बार रेसिप्रोकल वेक्टर डिफाइन किया, तो मैंने एक फॉर्मूला दिखाया था आपको कि nr इज इक्वल टू ng एक्सपोनेंशियल i g डॉट r। या देखिएगा पीछे जा करके कहाँ हमने कैसे ये फॉर्मूला निकाला था। तो अगर हमारे पास ये फॉर्मूला है, तो क्या हम nr की वैल्यू उठा करके इस जगह पर इक्वेशन 2 में नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं। तो अगर हमने लोकल इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन को रेसिप्रोकल वेक्टर के टर्म में लिख दिया है, तो हम उसी लोकल इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन के फॉर्मूले को इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। और ये आपको मैंने लिखवाया है आई थिंक 2 लेक्चर पहले, इससे पहले के लेक्चर से पहले, और आप उसको एक बार फिर से जाकर के देख लीजिएगा। जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? तो आप लिखो इन टर्म्स ऑफ रेसिप्रोकल वेक्टर g, इन टर्म्स ऑफ द रेसिप्रोकल वेक्टर g, in terms of the reciprocal vector g, the local electron concentration is, the local electron concentration is, ये हो जाएगा लोकल इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज दिस, nr is equal to ng power I g dot r। Hence equation 2 gives f is integration ng, इसको रखोगे यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा? सीधे लिख दे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल i, बाहर निकालोगे, आपने रखा है g और ये है, तो ये जाएगा g माइनस डेल्टा k
डॉट आर डी वी। आई होप आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कैसे हो गया ये सारा काम, है ना। हमने ये रख दिया वैल्यू आई जी डॉट आर, और यहां से पहले e की पावर माइनस आई डेल्टा के डॉट आर था, तो डॉट आर इधर हो गया और आई इधर हो गया, तो ये हो गई हमारे पास वैल्यू आ गई। खास बात यहां पर अब देखो, अगर हम इस पूरे टर्म को जीरो मान ले, यानी कि अगर जी और डेल्टा के बराबर हो जाए तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। पूरा टर्म जीरो होने का मतलब है एक्सपोनेंशियल की पावर जीरो यानी 1 हो जाएगी। तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, dv बचेगा, ng बचेगा, और अगर उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या होगा, तो आप लिखोगे इफ g इज डेल्टा k। बस यही है हमारी वो इक्वेशन जिसकी हम तलाश में थे। तो इफ, इसको क्वेश्चन नंबर 3 कह दें, इफ g इज इक्वल टू डेल्टा k वी गेट f बराबर इंटीग्रेशन एन जी डी वी, एन जी तो कोई कांस्टेंट है, एन जी इज इक्वल टू डी वी, यानी कि एन जी बराबर एन जी इंटू वी। तो आपका स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना होगा, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड होगा एन जी एक कांस्टेंट टर्म टाइम वी मैक्सिमम। अच्छा, अगर ये नहीं है तो, अगर ये नहीं है तो, अगर g और डेल्टा के नहीं है इसके बराबर, तो यहाँ पर हमारे सामने एक मसला हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हमारा जो f होगा, जो f हम कैलकुलेट करेंगे, f इसकी वैल्यू इस मैक्सिमम वैल्यू के बराबर तो नहीं होगी, कुछ अलग होगी। यहाँ पर अगर ये दोनों, ये पूरा फैक्टर नहीं तो एक्सपोनेंशियल का ये जो फैक्टर होगा, जो डॉट आर वाला फैक्टर होगा, इसकी वैल्यू कुछ डिफर हो जाएगी। और हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे कैसे डिफर होगी, वो कैलकुलेट करेंगे अभी हम लोग। वो एस जी जो स्ट्रक्चर फैक्टरल होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है ये वैल्यू कितनी हो सकती है, कभी 0 हो सकती है या कभी ये मिनिमम हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है। तो फिलहाल हम यहाँ पर ये जो इक्वेशन नंबर 3 के रूप में कंडीशन देख रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिस समय कंडीशन सेटिस्फाई होगी उस समय एफ की ये मैक्सिमम वैल्यू होगी एन जी टाइम वी। तो हमारा स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड जो होगा वो बिल्कुल चमकदार स्पॉट के रूप में हमारे फोटोग्राफिक प्लेट पर दिखाई पड़ेगा। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो फिर हम उस जगह पर उतना प्रॉपर स्पॉट या तो दिखेंगे ही नहीं, या फिर बहुत ही डिम होगा, प्रैक्टिकली वो हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट का नहीं रहेगा। तो यानी कि ये कंडीशन हमें एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम होने के लिए जरूरी है। तो ये कौन सा कंडीशन है, इसी कंडीशन को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन कंडीशन। ये असल में डिफ्रैक्शन कंडीशन ही शो कर रहा है। जैसे मैंने पहले कहा था कि जब आप वेव भेजोगे एक्सरे, तो जिस स्थिति में 2d बराबर 2d साइन थीटा बराबर n लैम्डा ये फॉर्मूला सेटिस्फाई होगा, वहीं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। इसी चीज को हम दोबारा कैसे कह रहे हैं कि जब g की वैल्यू डेल्टा k के बराबर होगी उसी समय स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा और हमारा स्पॉट बनेगा। तो यहाँ पे यही कहते हैं जब 2d साइन थीटा n लैम्डा सेटिस्फाई होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, स्पॉट बनेगा। अभी भी फिर कह रहे हैं अगर g डॉट g वेक्टर g डेल्टा k के बराबर है तो उस समय स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा और उस समय हमारा फोटोग्राफिक प्लेट पे स्पॉट बनेगा। यानी इसको कहने का मतलब और इसको कहने का मतलब एक ही है, बस अंतर कितना है, ये नॉर्मल फॉर्म में है, डायरेक्ट लैटिस के कंपोनेंट के फॉर्म में है, इसमें g और k का इस्तेमाल हुआ है जो कि रेसिप्रोकल के पैरामीटर हैं। तो यानी डायरेक्ट स्पेस में अगर ये डिफ्रैक्शन कंडीशन है ब्रैग लॉ, तो रेसिप्रोकल स्पेस में ये इक्वेशन नंबर 3 है डिफ्रैक्शन कंडीशन। तो कोई कहे अगर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए वैसे भी कि रेसिप्रोकल स्पेस में, फूरियर स्पेस में डिफ्रैक्शन कंडीशन कैसे लिखोगे, तो फूरियर स्पेस में लिखना चाहते हो तो इसका मतलब फूरियर स्पेस के पैरामीटर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, के का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जी और के का इस्तेमाल करके आप इस तरह से अपनी इक्वेशन लिख सकते हो। तो दिस इज व्हाट इक्वेशन 3 इज द डिफ्रैक्शन कंडीशन इन द रेसिप्रोकल स्पेस। अनदर वे टू से द सेम थिंग। तो यहाँ पे लिखिए जितना लिख दिया है, इसके बाद लिखो इसको मैं साफ कर देता हूँ पहले, फिर लिख पाता हूँ। This result suggested that if and only if ऐसा लिखें that if equation 3 is satisfied, if equation 3 is satisfied, we get maximum
value of scattered amplitude, scattered amplitude. So equation 3 is the diffraction condition in reciprocal space, in reciprocal space. So it is a diffraction condition in the reciprocal space, equation number 3. ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं और अच्छे से इसको लिखना चाहें तो यहाँ पे लिखें कि एज डेल्टा के इज जी। तो हमने डेल्टा के क्या माना था? डेल्टा के हम लोगों ने माना था कि के डैश माइनस के बराबर जी, तो ये हो जाएगा के डैश बराबर के प्लस जी, इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम मान सकते हैं लेट द स्कैटरिंग इज, जो पूरी स्कैटरिंग हुई है, लेट द स्कैटरिंग इज एक इलास्टिक प्रोसेस, लेट द स्कैटरिंग इज इलास्टिक प्रोसेस। इलास्टिक प्रोसेस होने का मतलब है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ के था वो और जो मैग्नीट्यूड ऑफ के डैश था वो दोनों बराबर है। तो जब वेव गई तो उसका वेव वेक्टर के था, स्कैटर्ड हो गई, वेव वेक्टर के डैश हो गया, तो उनका दिशा केवल बदली, मैग्नीट्यूड सेम है। तो यानी मैग्नीट्यूड ऑफ के और मैग्नीट्यूड ऑफ के डैश बराबर। देखो हमने वेक्टर नहीं लगाया। अब हम क्या करें? इक्वेशन नंबर ये कौन सी है, इसको हम ले लें इक्वेशन नंबर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, इसको मान लें इक्वेशन नंबर 5। तो आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 5 का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लोगे मैग्नीट्यूड निकालने की वजह से। तो आप लिखोगे लेट बाय इक्वेशन 5, ये इक्वेशन नंबर 5 है, आप करो के डैश डॉट के डैश, के का के के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लोगे तो ये हो जाएगा के प्लस जी डॉट के प्लस जी। अब देखो ये तो हो जाएगा के डॉट स्क्वायर, वेक्टर हट जाएगा यहाँ से, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा के वेक्टर के डॉट वेक्टर के प्लस इसका हो जाएगा के डॉट जी, इसका हो जाएगा जी डॉट के और इसका हो जाएगा जी डॉट जी। तो ये हो जाएगा के डॉट स्क्वायर बराबर के स्क्वायर प्लस, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम के डॉट जी, इस डैश नहीं के जी है ना यहाँ पर, तो कहा के डॉट जी लिखो चाहे जी डॉट के एक ही लिखो, तो इसको भी हमने के डॉट जी लिख दिया तो 2 हो गया और ये हो जाएगा जी स्क्वायर जी डॉट वेक्टर जी स्क्वायर। अब चूंकि आपने कहा है के डैश बराबर है तो आप लिख सकते हो कि के डैश हो के स्क्वायर बराबर के स्क्वायर 2k डॉट जी प्लस जी स्क्वायर। याद रखना वेक्टर नहीं लगा रहे हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा के डॉट जी प्लस जी स्क्वायर बराबर 0। दिस इज ऑल्सो द वही जो ये जहां शुरुआत की थी, ये इसी को एक और तरीके से, अब इसमें क्या था डेल्टा के लिखा है, अब के अंदर के डैश के दोनों था, उसको जब हमने और एलेबोरेट करके लिखा तो इसी इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो दिस इज इक्वेशन 6 और ये ज्यादा पॉपुलर है लिटरेचर में इस तरह इस रूप में कि इक्वेशन 6 जो है वो डिफ्रैक्शन की कंडीशन को बता रहा है, कहाँ? रेसिप्रोकल स्पेस में। तो यहाँ पे लिखे इक्वेशन 6 is known as diffraction condition. Equation 6 is known as diffraction condition in the reciprocal lattice space. Equation 6 is known as equation 6 is known as diffraction condition in the reciprocal lattice space or the Bragg condition in reciprocal space.
तो इसको हम रेसिप्रोकल स्पेस की डिफ्रैक्शन कंडीशन कहते हैं या रेसिप्रोकल स्पेस की ब्रैग कंडीशन कहते हैं, जो कि ब्रैग लॉ ही डिफ्रैक्शन का लॉ है जो कि एक्सरे के लिए यूज हुआ था। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन नंबर 6 जो है, इसको अगर थोड़ा सा ग्राफिकल फॉर्म में रेसिप्रोकल के साथ जोड़ा जाए तो एक पीपी इवॉल्ड करके एक फिजिसिस्ट रहे हैं, तो पीपी इवॉल्ड ने इस चीज को बहुत ही एक ग्राफिकल तरीके से लिखने का प्रयास किया था, बनाने का प्रयास किया था चीजों को विजुलाइज करने के लिए, और उसको हम इवॉल्ड कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो पीपी इवॉल्ड के नाम पर इवॉल्ड कंस्ट्रक्शन एक कॉन्सेप्ट आता है। इसको लिख लिया है, तो अब इसके आगे हम लोग लिखते हैं, हेडिंग लिखोगे इवॉल्ड कंस्ट्रक्शन, इवॉल्ड, पीपी इवॉल्ड के नाम पर इवॉल्ड कंस्ट्रक्शन, इवॉल्ड कंस्ट्रक्शन। इवॉल्ड ने क्या कहा? इवॉल्ड ने कहा अगर आप जो ये कंडीशन लिख रहे हो 2k.g + g² = 0, इसको कैसे हम थोड़ा सा ग्राफिकली दिखा सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक रेसिप्रोकल स्पेस बनाते हैं। जैसा मैंने कहा था रेसिप्रोकल स्पेस में जो बिंदु होते हैं वो दूर दूर होते हैं, बड़ा एम्प्टी सा स्पेस होता है। तो आपने इस तरह से एक स्पेस बना लिया, ये आपका स्पेस है, ठीक है। और असल में क्या कर रहे हो, आपके पास एक लैटिस है, एक डायरेक्ट लैटिस है। तो जो डायरेक्ट लैटिस आपने लिया है, इसी पे वो बर्जर मेथड से आपने स्पेस बना दिया। अब आपने इसके ऊपर, मान लीजिए ये जो प्लेन है, ऊपर वाला जो प्लेन है, इसके ऊपर एक्सरे गिराई, और ये प्लेन कौन सा है, ये प्लेन है 001। सपोज ये 001 प्लेन है, तो 001 प्लेन है, तो मान लो यहाँ पर 001 प्लेन के लिए ये डॉट है सपोज, या थोड़ा ये मान लें ये डॉट है, तो ये डॉट 001 प्लेन के लिए है। तो असल में आपने 001 प्लेन पर एक्सरे गिराई, और एक्सरे की वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा। तो हमने क्या किया, जिस प्लेन पर आपने एक्सरे गिराई है उस पे हमने एक एरो बना दिया, वेवलेंथ है लैम्डा, तो आप 2π/λ के हिसाब से एक k ले लो, और k को इस ग्राफ पर जिस पे ये बनाया है आपने उस पे स्केल ले लो। तो ये हो गया हमारा, ये k हो गया, और जहां यहां से, यहाँ एरो है, यहां से खत्म करो, और जहां भी खत्म हो वहां पर ओरिजिन वो मान लो। याद रखो इसकी जो ये टेल है ये किसी लैटिस पॉइंट पे खत्म हो इसकी कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन इतना जरूर होगा कि इसका जो टॉप है, टिप है, वो ऐसे कहीं खत्म होना चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने रेसिप्रोकल स्पेस बनाया, रेसिप्रोकल स्पेस में आपने उस पॉइंट के ऊपर एरो रख दिया जिस पॉइंट पर, जो उस प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस पे एक्चुअल में आपने एक्सरे गिराई है। फिर आपने वहां से उतनी लंबाई का वेक्टर खींच लिया जो इस वेवलेंथ को बिलोंग कर रहा है। फिर आप क्या करो, उसके बाद आप अब ओ मिल गया आपको, अब ओ को मान करके आप एक सर्किल खींचो जिसकी रेडियस इतनी होनी चाहिए। देखते हैं, इसको खींचने का प्रयास करते हैं। गड़बड़ हो रहा है, सर्किल बनाना चाह रहे हैं हम इसको, मैंने कुछ इलिप्स, अरे भाई चलो चलो ठीक है, कुछ इलिप्स दिख रहा है लेकिन ऐसा है, मान लीजिए सपोज ऐसा कुछ हुआ, एक हमने जानबूझ के यहाँ पे कुछ ठीक से कर दिया। अब क्या हुआ, जब आपने सर्किल खींचा तो आपने देखा एक प्लेन, एक बिंदु तो ये था, लेकिन सर्किल खींचा तो एक बिंदु और दिखा आपको, ये 001 प्लेन था, और फिर आपको एक प्लेन और दिखा, मान लो 101 प्लेन दिखा, ऐसे कुछ, या 110 प्लेन दिखा, सपोज ऐसे था। तो आपका वेक्टर k था। अब k क्या हुआ, जब यहां से आई एक्सरे गिरी तो स्कैटर्ड हुई, स्कैटर्ड होके इस तरफ गई, ये वाला जो प्लेन था ये 001 प्लेन था, तो मान लो एक्सरे आई अंदर गई, अंदर होके इस तरफ, इस प्लेन की तरफ बढ़ी। तो आप यहां से ऐसे दिखाओगे, जब यहां से बढ़ी वो आगे, तो ऐसा करो इस चीज को अंदर ले आओ। तो जब अंदर लाओगे तो एक्सरे जैसे यहां गई थी, तो मान लो एक्सरे यहां से स्कैटर्ड हुई, और किस प्लेन की तरफ, 100। इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में आपने रे भेजी 001 प्लेन पर, और फिर अंदर जितनी भी प्लेनें थी एक्सरे अंदर तक गई और टकरा करके 001 प्लेन की तरफ गई। तो
सॉरी ये मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, 100 प्लेन की तरफ गई, तो ऐसे था, जस्ट एक मिनट, थोड़ा सा ये ऐसे समझ लो, फिर से बता दे रहा हूँ आपको। ये वाली प्लेन थी जिसके ऊपर आपने एक्सरे गिराई, तो ये ऊपर ही थोड़ी है, ऐसी कई प्लेनें होंगे ना, ऐसे कई सारे प्लेन हैं। तो मान लो एक्सरे यहाँ गई, भीतर तक गई और फिर स्कैटर्ड हुई तो ये कौन सा प्लेन उसके सामने पड़ा, 100। तो आपने भेजा था 001 प्लेन पर और अंदर स्कैटर्ड होकर 100 प्लेन की तरफ गया, तो वही चीज आपने देखा, ये 001 प्लेन ये है और ये बिंदु 100 प्लेन है, तो ये K था और ये था K डैश। तो अब ये दोनों ही इस स्फीयर पे आ गए। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से यहां के बीच में एक एरो बनाएंगे और वो एरो होगा G, ये होगा एरो G। तो इस तरह से ये जो फॉर्मूला है आपने 2K डॉट G प्लस G स्क्वायर, इसको अगर हम ग्राफिकली बनाना चाहेंगे तो इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला इस ग्राफ के थ्रू बनेगा। अब इस ग्राफ की खास बात क्या है, इस ग्राफ की खास बात जरा समझो क्या है। जैसे आप असल में क्या हो रहा है, एक्सरे आ रही है, किसी एंगल पे जा रही है और टकरा करके कहीं भाग जा रही है, किसी दूसरी दिशा में जा रही है, तो जब ये आगे जाएगी तो फिर किसी प्लेन से फिर से डिफ्रैक्शन होगा कि नहीं। सपोज जैसे समझ लो आप एक एक्सरे हो और कुछ लोग हैं जो रास्ते में खड़े हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग खड़े हैं दूर दूर थोड़ा, तो आप समझ लो कि 2 लोग हैं ऐसे चुपचाप खड़े हैं। अब आप उसमें किसी दिशा में एंटर करते हो भीड़ के अंदर, संयोग ऐसा हो सकता है कि आप भीड़ में घुस रहे हो लेकिन ऐसी दिशा से घुस रहे हो कि आपके रास्ते में कोई पढ़ ही नहीं रहा है, आपके रास्ते में कोई नहीं पढ़ रहा है और आप बिल्कुल सीधे चलते चले जा रहे हो। अचानक से कोई एक व्यक्ति पड़ा और आप उससे टकराए और आपकी दिशा बदल गई, और जब दिशा बदली तो भी इत्तेफाक ऐसा हुआ कि आप बिना टकराए भीड़ से निकल गए, यानी पूरी भीड़ को आप क्रॉस कर गए, खाली एक बार टक्कर हुई। असंभव नहीं है, हो मतलब असंभव तो नहीं हो सकता, ये ऐसे हो सकता है बट चांसेस कम है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आप भीड़ में जाओ, एक बार टकराओ, फिर दिशा बदली, दूसरी बार टकराओ, फिर तीसरी बार टकराओ, ऐसी भी स्थिति हो सकती है आपके पास। अब ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आप कितने मोटे हैं, कितने दुबले हैं, कितने एंगल से जा रहे हैं। जैसे मतलब मोटा दुबला होना वेवलेंथ का हुआ, वेवलेंथ का कम होना आपका दुबला होना है, वेवलेंथ का ज्यादा होना आपका मोटा होना है। तो अगर आप ज्यादा मोटे हो तो इस बात के चांसेस है कि आपकी टक्करें ज्यादा होंगे। पतले हो सकता है आप किसी से जस्ट बगल से निकल जाओ क्योंकि आपका वॉल्यूम कम है, ऐसा हो सकता है। अब मान लो आप गए भीड़ में, एक ऐसी दिशा से गए, बिल्कुल निकल गए, लड़े ही बिना किसी के, तो हमने कहा नहीं भाई कुछ स्कैटरिंग तो करवानी चाहिए ना, तो हमने क्या किया, या तो आपको थोड़ा सा चेंज कर दिया कि भैया तुम थोड़ा सा अब इस दिशा से एंटर करना, या हमने भीड़ से कहा कि भीड़ में जितने लोग हैं वो अपनी अपनी जगह से थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो जाएं, तो भीड़ के सारे लोग शिफ्ट हो गए थोड़ा थोड़ा, और अब आप उसी दिशा से एंटर करोगे तो अब आपकी टक्करें होंगी। ट्राई टू इमेजिन दिस सिचुएशन। ऐसा ये इवॉल्व कंस्ट्रक्शन यही बता रहा है, इवॉल्व कंस्ट्रक्शन बता रहा है कि आप एक प्लेन लो जिसपे आपने एक्सरे गिराई है, जिस एंगल पे गिराई उस एंगल के हिसाब से आप सब सेट कर दो, के ले लो, उसके बाद एक सर्किल ड्रॉ करो। अगर ये सर्किल इस पॉइंट के अलावा किसी भी पॉइंट को ना काटे, अगर इस सर्किल को बनाते समय और कोई पॉइंट ना कटे, इस सर्किल पे और कोई पॉइंट ना आए, इसका मतलब आपकी एक्सरे खाली इसी प्लेन से टकराएगी और क्रिस्टल से बाहर निकल जाएगी, दूसरी टक्कर उसकी होगी ही नहीं, क्योंकि इससे टकराने का मतलब है डिफ्रैक्शन कंडीशन उसकी सेटिस्फाई नहीं होगी। अगर होगी भी, अगर मान लो उसकी और टक्करें होंगी भी, तो वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, और कंडीशन सेटिस्फाई ना होने की वजह से वहां कोई भी ब्राइट स्पॉट बनने वाली स्थिति नहीं होगी, ये बता रहा है। लेकिन अगर आपने इस तरह का सर्किल खींचा, वो सर्किल पे कई डॉट आ गए, तो क्योंकि हर डॉट एक प्लेन बताता है, तो हर डॉट प्लेन बता रहा है, इसका मतलब है आपकी जो एक्सरे है वो उन सारे प्लेनों से टकरा करके फिर क्रिस्टल से बाहर निकलेगी। तो ये कंस्ट्रक्शन हमें ये बताता है कि कोई एक्सरे किसी वेवलेंथ की किसी प्लेन पर किसी एंगल पर अगर हम गिराएंगे तो क्या उस प्लेन की फर्दर और कहीं इंटरेक्शन होगा या नहीं होगा।
और वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इस सर्किल पर कितने पॉइंट आते हैं। अगर इस सर्किल पे 3 पॉइंट है, इसका मतलब वो एक्सरे उन तीनों पॉइंट को बिलोंग करते हुए प्लेनों से टकरा करके बाहर निकलेगी। ये इसकी खूबी है, इस पूरे कंस्ट्रक्शन की खूबी है कि हम एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करने से पहले या करने के बाद उसकी स्थिति को समझना चाहें तो हम ग्राफ पर एक सर्किल ड्रॉ करके इस चीज को एनालिसिस कर सकते हैं। ऐसी खास बात है। तो इवॉल्व कंस्ट्रक्शन के लिखिए, इवॉल्व कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखें। इस डायग्राम को आपको बनाना पड़ेगा, इसके बारे में लिखें। इवॉल्व कंस्ट्रक्शन इज अ वे ऑफ विजुअलाइजिंग evolved construction is a way to visualizing the diffraction experiment, visualizing the diffraction experiment due to incident X-ray in the reciprocal space, due to incident X-ray in the reciprocal space. Full stop. The evolved sphere could be constructed. The evolved sphere could be constructed. Evolved sphere could be constructed in following ways. तरीकों से could be constructed in following ways via following ways, not via, in following ways, just ways. पहला पॉइंट लिखो। इवॉल्व स्फीयर जो है, इवॉल्व कंस्ट्रक्शन मतलब स्फीयर को बनाना। इसको हम कैसे बना सकते हैं, इसमें लिखो, पहला पॉइंट लिखो, ड्रॉ अ रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस, ड्रॉ अ रेसिप्रोकल स्पेस। पहले तो ड्रॉ कर दो रेसिप्रोकल स्पेस, उसके लिए दूसरा लिखो, कंसीडर अ पॉइंट एज ओरिजिन, कंसीडर अ पॉइंट एज ओरिजिन। जैसे ये है ओरिजिन आपने चुना, लेकिन ये ओरिजिन कोई लेटिस पॉइंट हो इसकी कोई आवश्यकता नहीं। कंसीडर अ पॉइंट एज ओरिजिन, ब्रैकेट में लिख लो नॉट नेसेसरली अ रेसिप्रोकल पॉइंट। कंसीडर अ पॉइंट एज ओरिजिन, ब्रैकेट में नॉट नेसेसरली अ रेसिप्रोकल लेटिस पॉइंट, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप। ड्रॉ अ वेव वेक्टर, draw a vector, not wave vector, draw a vector corresponding to magnitude of vector k. Draw a vector उस origin से, draw a vector of magnitude vector k from origin O, from origin O, full stop. Also draw a vector of magnitude k dash, also draw a vector of magnitude k dash of magnitude k dash from the same origin, from the same origin. थर्ड पॉइंट लिखिए, the difference between k dash and k, the difference between k dash and k, that is delta k, the difference between k dash and k, that is vector delta k, is a vector g in reciprocal space,
is a vector G in reciprocal space. Mathematically, this belongs to the condition delta K. Mathematically, this belongs to the condition delta K is equal to G, vector G. Mathematically, this belongs to the condition delta K is equal to G. This is the Bragg condition in reciprocal space. This is the Bragg's condition in reciprocal space. In reciprocal space, or also called Laue condition. Laue condition कई तरह से इनको प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं. ऑल्सो नोन एज लाओ कंडीशन. फॉन लाओ जिन्होंने सारी शुरुआत की थी, फॉन लाओ का हमने शुरू में नाम लिया था आपको, ये उनकी कंडीशन थी. बड़ा इंटरेस्टिंग सा है. फॉन लाओ एक जर्मन थे और आइंस्टीन के डायरेक्ट स्टूडेंट थे. ही वॉज अ वेरी फॉर्चुनेट गाय हु वॉज डायरेक्टली स्टूडेंट ऑफ आइंस्टीन. आइंस्टीन ने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया है. आइंस्टीन वॉज अ हार्ड कोर रिसर्चर और वो अपनी इंटेंस रिसर्च में इतने ज़्यादा व्यस्त रहते थे कि वो बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी प्रोफेसरशिप में नहीं रहे. ऑल्दो आइंस्टीन हमेशा से पसंद करते थे पढ़ाना, बात करना, इंटरेक्ट करना, लेकिन आइंस्टीन अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद उन्होंने एक ऐसा काम उठा लिया जो कि असंभव था, और ये दुनिया भी जानती थी कि असंभव है, आइंस्टीन खुद जानते थे कि असंभव है. लेकिन समस्या ये है कि अगर उस काम को आइंस्टीन जैसा इंसान ना करता तो किसी और की हिम्मत भी नहीं थी कर पाता. ये भी समझो, आइंस्टीन ने अपने जीवन के 30 साल, सोचो आइंस्टीन जैसा व्यक्ति, इतने तेज दिमाग का इंसान, इतनी बढ़िया भगवान की रचना, जिस व्यक्ति ने 30 साल अपने जीवन के आखिरी 30 साल जिन्होंने इस काम को करने में लगा दिया, और ये बात जानते हुए कि ये ऑलमोस्ट असंभव है. And that was the theory, the development of the theory of everything. आइंस्टीन ने रिलेटिविटी थ्योरी डेवलप की, आइंस्टीन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डेवलप की. इसके बाद आइंस्टीन 1920 से लेकर के अपने जीवन 1955 जब तक उम्र नहीं गए, ये 35 साल थे, इन्होंने काम किया थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पर. और वो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पे कुछ नहीं हुआ, मतलब वो डेवलप भी नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने एक ऐसा काम शुरू कर दिया कि जो आज तक लोग कर रहे हैं, चाहे वो स्ट्रिंग थ्योरी के नाम पर हो, चाहे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के नाम पर, वो कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं. आइंस्टीन का वो छोड़ा गया काम. तो सोचो, एक व्यक्ति जो जानता था कि मैं जो कर रहा हूं ये मैं अपने जीवन में नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी वो करते रहे और 35 साल करते रहे. दिस इज व्हाई आइंस्टीन इज सो फेमस. आप जितना उनको जानते, जितना उनको पढ़ते हैं, एज ए वैज्ञानिक तौर पर आप उनका काम समझ ना पाए अलग बात है, बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन एक इंसानी जो ना जिजीविषा होती है, उसके मामले में आइंस्टीन वाज मतलब बियॉन्ड द अर्थ थे, सुपर ह्यूमन थे वो. तो आइंस्टीन ने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया साइंटिस्टों को, फिजिसिस्टों को. हालांकि वो मीटिंग्स लेते थे, वो कॉन्फ्रेंसेस में जाते थे, वहाँ नए लोग उनसे बात करते थे तो बात करते थे. लेकिन जैसे पढ़ाना क्या होता है कि हम एक कोर्स ले लें और हम आपको उस कोर्स को शुरू से आखिर तक पढ़ाएं, उसकी बारीकियां बताएं, उससे जुड़ी हुई चीज़ों को समझाने का प्रयास करें, इस तरह की चीज़ें. तो ऐसा आइंस्टीन ने कम किया था, और जिनके साथ किया था ऐसे बहुत कम लोग हैं. जाहिर सी बात है, कम पढ़ाया तो कम स्टूडेंट भी पढ़े होंगे. तो फॉन लाओ जो थे, जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये आइंस्टीन के शुरुआती और सबसे डायरेक्ट स्टूडेंट थे, और उसका असर उनके ऊपर पड़ता है. मतलब ये एक सत्य है कि कोई भी टीचर जो होता है, कोई भी टीचर, और इसीलिए टीचिंग जॉब बहुत मतलब बहुत ही कौन सी जॉब कह सकते हो, बड़ी ही जिम्मेदारी वाली नौकरी है. आप में से बहुत सारे लोग कभी हो सकता है आने वाले समय में इस टीचिंग जॉब को अडॉप्ट करें. तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप एज अ टीचर जो भी कहते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी बताते हैं, जिस तरह से प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं, जिस तरह से भी आप उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं इन पे उसका असर पड़ता है. ठीक है, उस समय नहीं दिखाई पड़ेगा, बड़ा ही साइलेंट इफेक्ट होता है जो सीधे जाके पर्सनालिटी में एंटर कर जाता है. तो अगर हम ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको उस विषय से
दुराव करेंगे तो उसका असर आपकी पर्सनालिटी पड़ेगा। तो लॉ पर भी आइंस्टीन का असर था भाई, उनके चेले थे तो उसकी कुछ ना कुछ छाया असर था उसका। और असर ये था कि फॉन लॉ का अप्रोच भी आइंस्टीन जैसा था, करेजियस अप्रोच। आइंस्टीन को साहस बहुत था। कोई चीज दुनिया गलत कह रही है तो हम भी गलत मान लें, क्योंकि सब गलत कह रहे हैं। नो, आई विल टेस्ट इट। हम तैयार करेंगे, हम टेस्ट करेंगे। हम अगर गलत पाएंगे तो हम कहेंगे हाँ गलत है, क्योंकि मैंने खुद उसको सीखा है, भले उसको करने में जिंदगी खत्म हो जाए। फॉन लॉ भी ऐसे थे। उन्होंने कहा था कि उन्होंने ऐसे बहुत सारी चीजें इस पूरी थ्योरी को डेवलप करने में पाई थी। और आइंस्टीन की भाई वो तो बुद्धि क्षमता के मामले में उनका तो कोई मैटर ही नहीं था, बट इतना पक्का है कि आइंस्टीन हो सकता है अपने स्टूडेंट्स में अपनी बुद्धि क्षमता नहीं ट्रांसफर कर पाए हों, और वो हो भी नहीं सकता। हम अपनी बुद्धि अपने 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 पैदा हुए हमारे जो बायोलॉजिकल बच्चे उनको तो हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो हम अपने स्टूडेंट को कहाँ से ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन एक चीज जो हम ट्रांसफर कर सकते वो है साहस। हम एज अ टीचर अपना रिस्क लेने की जो टेंडेंसी है वो हम बच्चों को दे सकते हैं। जीवन के साथ लड़ने की जो अप्रोच है वो दे सकते हैं। तो लॉ का जो अप्रोच था वो आइंस्टीन की जो करेज था वही करेज वाले वो भी थे। और ऐसे बहुत लोग थे जो उसी करेजियस के थे, चाहे सेकलैंड हो जाए, चाहे अमित गोस्वामी जो उनके आखिरी स्टूडेंट रहे वो हो जाए। दे ऑल आर करेजियस, साहसी लोग। अरे ठीक है, होगा, पोस्ट गई भाड़ में, तुम कहते हो सही होगा, सही, मैं चेक करूंगा, देन आई विल कंफर्म इट। तो फॉन लॉ जो थे उन्होंने इस कंडीशन को सबसे पहली बार एक तरह से कह दो प्रिडिक्ट किया था। जो ये डेल्टा के बराबर जी कंडीशन है इसको उन्होंने प्रिडिक्ट किया था, इसलिए लॉ कंडीशन कहते हैं। हालांकि ये चीज कुछ नई चीज नहीं दिखा रही है, दिखाती है ब्रैग कंडीशन ही रेसिप्रोकल स्पेस में, बट स्टिल इट इज कॉल्ड द लॉ कंडीशन। तो हम ये कह रहे हैं कि इवॉल्व स्फीयर बनाओगे तो जब ये लॉ कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो उस समय ये इक्वेशन हम वहां पर लिख सकते हैं। लेकिन आप सोचो ऐसा क्या हो सकता है। मान लो एक तो एम्प्टी स्पेस है, जैसे अभी मैंने जब इसको ड्रॉ कर रहे थे तो हमने ये स्पॉट यहां बनाया था, फिर अगर हम सर्किल बनाते तो स्पॉट छूट जाता, इसलिए हमने जानबूझ के, देखो आप वीडियो थोड़ा पीछे करके देखो, हमने जानबूझ के इस डॉट को यहां रखा था। तो अगर आपने इवॉल्व कंस्ट्रक्शन किया और स्पॉट नहीं आया इस पेरिफेरी पर तो क्या करोगे, तो आप फिर से स्पॉट बनाओगे, एक नए तरह से सर्किल बनाओगे। यानी आप यह करोगे, आप इस पूरे स्पॉट को थोड़ा सा घुमा दोगे, थोड़ा इस पूरे रिलेटिव स्पेस को थोड़ा सा फिक्स शिफ्ट कर दोगे। तो जैसे मान लीजिए आपने, जरा समझ लें इस चीज को, थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा मैं डीप में जा रहा हूं, बट अगेन नहीं जाएंगे तो हमें संतुष्टि थोड़ा सा कम मिलेगी। जैसे मान लो आपने ये इस तरह से रेसिप्रोकल स्पेस बनाया, ठीक है, रेसिप्रोकल स्पेस आपने इस तरह से बना दिया, ये आपका रेसिप्रोकल स्पेस है। अब आपने क्या किया, यहां पर एक सर्किल खींचा, ऐसा। अब आप देखो इस सर्किल पर खाली एक स्पॉट आ रहा है, तो आपने कहा अरे अगर हम इस पूरे, अब हम या तो जो के आपने भेजा है उस के की लंबाई को शिफ्ट कर दो, थोड़ा सा जो सर्किल को छोटा कर दो। छोटा कब होगा, जब रेडियस छोटी हो जाए, तो हो सकता है, या कर दो इस पूरे स्पेस को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दो। अगर हम इस पूरे स्पेस को थोड़ा सा शिफ्ट कर दें तो ये चीज यहाँ हल्का सा ऐसे ट्विस्ट कर दें तो ये पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ये दो पॉइंट इस पेरीमीटर पे आ जाएंगे। तो यानी उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पूरे रेसिप्रोकल स्पेस को शिफ्ट करना पड़ेगा। अब रेसिप्रोकल स्पेस को शिफ्ट करने के लिए क्या करोगे, रेसिप्रोकल स्पेस शिफ्ट करने का मतलब है डायरेक्ट स्पेस को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। यानी जिस क्रिस्टल के लिए आपने सब बनाया है उसको थोड़ा सा आपको हिलाना पड़ेगा, थोड़ा सा उस क्रिस्टल को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, या कह दो क्रिस्टल को थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा। इसे कहते हैं, यही जो मेथड था, मैंने आप लोग को एक शुरू में एक लेक्चर दिया है ब्लैक स्क्रीन पर, वो उस आईपैड पे, वो था तीन तरह के मेथड होते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन क्रिस्टल को समझने के। रोटेशनल मेथड, उसको लावे मेथड भी कहते हैं, पाउडर मेथड, पढ़ा होगा ना, हमने बताया है उसको बहुत शॉर्ट में, वो बहुत डिटेल में नहीं है। तो वही चीज फिर से यहाँ आ गई। तो इवॉल्व के हिसाब से अगर हम रेसिप्रोकल स्पेस को थोड़ा सा घुमा दें, यानी क्रिस्टल को थोड़ा रोटेट कर दें, तो हम कुछ
लैटिस पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे और हमारी लावे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो वो हो गया रोटेशनल मेथड। एक और तरीका क्या हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है कि हम केवल एक ही के का लेजर क्यों फेंके, मान लो क्रिस्टल को हम नहीं रोटेट कर रहे हैं, क्रिस्टल वैसे ही रहे, हम अलग अलग के फेंकें, अलग अलग वेवलेंथ की एक्सरे भेजें, वाइट एक्सरे भेजें जिसमें बहुत सारी वेवलेंथ हो। तो एक के लिए आपने एक सर्किल इस तरह से ड्रॉ किया, अगली वेवलेंथ के लिए ओरिजिन है तो अगला एक सर्किल इस तरह से ड्रॉ किया, अगली वेव के लिए एक सर्किल हमने इस तरह से ड्रॉ किया। तो हम इस तरह से कई सारे इवॉल्व्ड स्फीयर बना रहे हैं और देख लें किस स्फीयर के लिए सबसे अच्छे रिजल्ट हमारे पास आते हैं। ठीक है, तो एक हमारे पास रोटेशन मेथड हो गया, एक हमारे पास वाइट लाइट भेज रहे हैं वो मेथड हो गया, और इसी तरह से एक और है कि आप बहुत सारे एक क्रिस्टल ना लेके बहुत सारे क्रिस्टल ले लो, बहुत सारे क्रिस्टल ले लोगे तो हर क्रिस्टल का अपना अपना एक प्लेन होगा, अपना अपना एक लैटिस स्पेस होगा, एक ही वेवलेंथ भेजो उसके ऊपर, तो फिर वहां पे कौन सा मेथड डेवलप हो जाएगा, पाउडर मेथड। तो तीन तरह के मेथड हमने यहां पर देखे, एक है क्रिस्टल रोटेट करो, क्रिस्टल मेथड, रोटेशन मेथड। दूसरा है कि हम व्हाइट लाइट भेजें, यानी हम बहुत सारी अलग अलग वेवलेंथ की एक्सरे भेजें, जिसको कि लावे मेथड कहते हैं। और तीसरा है पाउडर मेथड। तो तीन मेथड क्यों होते हैं, क्योंकि इन तीन मेथड के थ्रू हम इवॉल्व्ड कंस्ट्रक्शन करके जो इस सर्किल बनाएंगे उस सर्किल पर अपने लैटिस पॉइंट रेसिप्रोकल स्पेस के ला सकते हैं। तो तीन मेथड हैं जो तीन तरीके से इस ज्योमेट्री को सपोर्ट कर सकते हैं, है ना। ये है, अब ये बहुत ज़्यादा आपको इस पे नहीं समझ में आ रहा है क्या है चीज़, इसको पे करने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा जो हमारी अपनी लिमिटेशन है उसके बाहर जाके बात कर रहे हैं, बट अगेन दिस विल बी एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर यू इफ़ यू विल परसू फर्दर। अगर आप MSc वगैरह की तरफ जाओगे तो आप इसको, और तब आपको ये शायद सारा डिस्कशन एकदम से क्लिक करेगा, अच्छा सर का ये कहने का मतलब था, ये कह रहे थे। तो अभी के लिए आपको दिमाग पे जोर डालना नहीं, हम सिर्फ चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं कि जो हमने तीन मेथड पढ़े हैं, रोटेशन मेथड, लावे मेथड और पाउडर मेथड। एक तो वहां पर हमने पढ़े थे ब्रैग कंडीशन से, मैंने दिखाया था आपको कि 2D साइन थीटा में आप क्या क्या कर सकते हो। आपने इसको चेंज किया तो लावे मेथड बन गया, आपने इसको फिक्स किया थीटा को चेंज किया तो रोटेशन मेथड बन गया, इसकी बहुत सारी वैल्यू ले ली, डी की बहुत सारी वैल्यू ले ली, बहुत सारे क्रिस्टल ले लिया तो पाउडर मेथड बन गया। तो मैंने वहां पर आपको तीन मेथड किससे रिलेट करवाए थे, इस मेथड से, यानी कि ब्रैग कंडीशन से, जो कि डायरेक्ट स्पेस की कंडीशन है। आज हम आपको वही तीन मेथड किससे रिलेट करवा रहे हैं, रेसिप्रोकल स्पेस में, इवॉल्व्ड कंस्ट्रक्शन, क्योंकि यही तो है ब्रैग कंडीशन रेसिप्रोकल स्पेस में, और इसी को हम इवॉल्व्ड कंस्ट्रक्शन से शो कर रहे हैं। तो इवॉल्व्ड कंस्ट्रक्शन से भी हम देख सकते हैं कि तीन मेथड क्यों होंगे, रोटेट कर दो तो इस पे आ जाएंगे, बहुत सारी वेवलेंथ भेजो, बहुत सारे स्फीयर क्रिएट करो तो भी ऐसा हो सकता है, या आपने क्रिस्टल के बहुत सारे टुकड़े ले लिए, पाउडर फॉर्म ले लिया, तो भी आप इस तरह के कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखो, जल्दी से इसको लिख दो कि द वेव वेक्टर के एंड के डैश, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द वेव वेक्टर के एंड के डैश डिफाइन अ स्फीयर नोन एज इवॉल्व्ड स्फीयर। द वेव वेक्टर्स के एंड के डैश डिफाइन अ स्फीयर known as evolved sphere, known as evolved sphere. If the sphere intersects another point on the reciprocal lattice, if the sphere को करें तो थ्री डायमेंशन की इमेजिन कर रहे हैं, अदरवाइज को सर्किल भी कह सकते हैं। If the sphere intersect another point on the reciprocal lattice, intersect another point on the reciprocal lattice space, the Laue condition, LAUE, the Laue condition must be satisfied. The Laue condition must be satisfied. Full stop. However, this is a difficult condition to achieve. However, this is a difficult condition to achieve. Difficult condition to achieve because it is a difficult condition to achieve because
reciprocal space is empty in nature, because reciprocal space is empty in nature. रेसिप्रोकल स्पेस खाली सा स्पेस होता है, तो खाली होता है तो पॉइंट दूर दूर होते हैं। आपने सर्किल बनाया, हो सकता है सर्किल किसी की इंटरसेक्ट ही ना करे। तो अब क्या हुआ, ऐसी स्थिति में इसको प्राप्त करने के, इसको क्रिएट करने के 3 तरीके हैं। तो यहाँ पे लिखें टू फाइंड द वेक्टर G, टू फाइंड द वेक्टर कैपिटल G ऑन इवॉल्व्ड स्फीयर, vector G on its evolved sphere, 3 methods are possible. 3 methods are possible. तो यहां पे लिखो पहला मेथड रोटेट द क्रिस्टल। 3 methods are possible. पहला लिखो रोटेट द क्रिस्टल, इसके आगे लिख दोगे ब्रैकेट में रोटेशनल मेथड, रोटेट द क्रिस्टल ब्रैकेट में रोटेशनल मेथड। आगे लिखोगे बाय रोटेटिंग द क्रिस्टल द रेसिप्रोकल स्पेस विल आल्सो रोटेट, बाय रोटेटिंग द क्रिस्टल द रेसिप्रोकल स्पेस विल आल्सो रोटेट, so that will also rotate so that, उसकी वजह से क्या होगा, will also rotate so that the law condition will be satisfied, so that the law condition will be satisfied. दूसरा लिखो लाउ मेथड, LAUE, लाउ मेथड। लाउ मेथड के बारे में लिखो यूज पॉलीक्रोमेटिक एक्सरे, यूज पॉलीक्रोमेटिक एक्सरे और वाइट लाइट, और वाइट लाइट कुल मिला के मतलब है जहां वेवलेंथ की बहुत सारी वैल्यू हो। पॉली मतलब होता है बहुत सारी, क्रोमेटिक मतलब होता है कलर या वेवलेंथ, तो पॉलीक्रोमेटिक मतलब होता है बहुत सारी वेवलेंथ, मोनोक्रोमेटिक मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ। तो पहला लिखो यूज पॉलीक्रोमेटिक और वाइट लाइट एक्सरेज सो दैट मैनी वैल्यूज ऑफ के आर पॉसिबल, बहुत सारी वेवलेंथ होंगी तो बहुत सारा के भी होगा, सो दैट मैनी वैल्यूज ऑफ के are possible to satisfy the law condition, to satisfy the law condition. तीसरा लिखो consider a powder sample, consider a powder sample ब्रैकेट में लिख दो पाउडर मेथड, कंसीडर अ पाउडर सैंपल ब्रैकेट में लिख दो पाउडर मेथड। इसमें लिखो यूज अ मोनोक्रोमेटिक एक्सरे, यूज अ मोनोक्रोमेटिक एक्सरे एंड लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स, use a monochromatic X-ray and large number of small crystals which are oriented in different directions, and use large number of small crystals which are oriented in different directions. ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये हिस्सा कंप्लीट किया। अब हम आखिरी का जो टॉपिक है इस यूनिट का, जो सबसे बड़ी यूनिट हम कह सकते हैं थी, इसमें हम लोगों ने हमें पढ़ना है कि स्ट्रक्चरल फॉर्म फैक्टर क्या होता है। तो जो अभी हम लोगों ने अभी इससे पहले इक्वेशन नंबर 2 डिराइव की थी एफ के लिए, एम्पलीट्यूड, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, उसी से हम आगे बढ़ेंगे और स्ट्रक्चरल फॉर्म फैक्टर पढ़ेंगे, और वहां पर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से डिफ्रैक्शन पैटर्न में हम कुछ स्पॉट पाते हैं और कुछ स्पॉट मिसिंग होते हैं।
वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एस्पेक्ट है, आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को शायद इंटरेस्ट आए उसमें, डेफिनेटली आएगा कि किस तरह से हम डिफ्रैक्शन पैटर्न में देखते हैं बहुत सारे स्पॉट हैं, लेकिन बहुत सारे स्पॉट जिनकी उम्मीद कर रहे थे वो नहीं भी होते हैं। तो अब सवाल ये होता है कि डिफ्रैक्शन पैटर्न में स्पॉट मिसिंग क्यों हो जाते हैं। तो उसका एक तरीका ये होगा कि भाई वो स्पॉट जो होते होंगे जो मिसिंग हमको दिख रहे हैं उनके लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन फुलफिल हो रही होगी, और डिस्ट्रक्टिव का मतलब है वहाँ फोटोन नहीं होंगे। लेकिन उन स्पॉटों का पता कैसे लगाएं, कौन कौन से स्पॉट मिसिंग होंगे, कोई कंडीशन उन पे फॉलो होती है तो डेफिनेटली होती है, उस कंडीशन को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।